अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एहसास नायाब, आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। नाजरीन इकराम, क्या आप जानते हैं हराने वाला दिन पहले से कितना बद से बदतरीन होता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ हालात पहले से कितने ख़राब होते जा रहे हैं। जिन लोगों ने अच्छे दिन आने का ख्वाब दिखाया था, अच्छे दिन तो बहुत दूर की बात है, अगर वो हमें हमारे पुराने ख़राब दिन ही लौटा दें तो हम सुकून की ज़िंदगी तो बसर कर सकेंगे। आज हम अपने इस अहम प्रोग्राम में ऐसी 3 अहम खबरों पर चर्चा करेंगे जो यकीनन हर हिंदुस्तानी के लिए गौर व फिक्र का मौजू है। आज के इस अहम प्रोग्राम में दहली फसादात से मुताल्लिक़ एक ऐसे अहम इंकशाफ पर चर्चा करेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस वक्त देश में क्या चल रहा है और किस तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, इसकी हकीकत आपके सामने खुलकर आ जाएगी। दहली फसादात पर बात करने से पहले हम 2 अहम खबर पर भी चर्चा करेंगे जो बहुत अहम हैं। एक का ताल्लुक़ गोरखपुर से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर डॉक्टर कफील खान से है और दूसरी खबर का ताल्लुक़ राज्यसभा में हंगामा और अपोजिशन के मेंबरान को पार्लियामेंट से सस्पेंड करने से है। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आप सभी से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो घंटी ज़रूर दबाएं। इसी के साथ ही वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक का बटन दबाएं और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। नाज़रीन, आपके लाइक करने से हमें कुछ मिलता तो नहीं है, लेकिन अलबत्ता इससे हमारी हौसला अफजाई ज़रूर होती है और हमें हर दिन मज़ीद अच्छे से अच्छे तौर पर ख़बरों को आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं सबसे पहले राज्यसभा के हंगामे पर और मेंबरान पार्लियामेंट की मुअत्तली और सस्पेंशन पर। जैसा कि आपको खबरों के ज़रिए मालूम हुआ होगा कि आजकल पार्लियामेंट में मानसून इजलास चल रहा है। कोरोना की वजह से बहुत महदूद पैमाने पर इजलास हो रहा है और हुकूमत की कोशिश है कि जितने भी इसके बिल हैं इसे जल्दी जल्दी करके पास करा लिया जाए। इतवार के दिन किसान बिल 2020 पेश किया गया। ये जान लें कि किसी भी बिल को पास कराने के लिए हुकूमत को इस बिल को पार्लियामेंट के दोनों ऐवान में पेश करना होता है। बिल पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, फिर वहां से वो बिल राज्यसभा में आता है। बिल पास कराने के लिए अक्सरियत की ज़रूरत होती है। ऐसे बिल को जो उमूमी मफाद के होते हैं, जी हाँ नाज़रीन, जो उमूमी मफाद के होते हैं जिसमें अपोजिशन को कोई एतराज़ नहीं होता, वो बिल आसानी से पास हो जाता है। लेकिन जिस बिल पर अपोजिशन को एतराज़ होता है, इस बिल पर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो वोटिंग कराए। लेकिन किसान बिल में हुकूमत ने ऐसा नहीं किया, बल्कि हठधर्मी और अक्सरियत का धौंस जमा कर सूदी वोट के ज़रिए बिल को पास कर लिया गया। अब यहाँ से वो ड्रामा शुरू हुआ जो कि यकीनन पार्लियामेंट की तारीख में सियाह बाब के तौर पर लिखा जाएगा। वैसे तो ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है, इससे पहले भी इस तरह का हंगामा हो चुका है। लेकिन बहरहाल ये ऐवान बाला के लिए शर्मनाक बात है। जब हम इस पूरे वाक़े पर नज़र डालते हैं तो यहाँ दोनों तरफ से गलती नज़र आती है। हुकूमत की यह गलती है कि इसने अपोजिशन के एतराज़ात को नज़रअंदाज करते हुए ज़बरदस्ती अक्सरियत का धौंस जमा कर बिल को सूती वोटों से पास करा लिया। और अपोजिशन की यह गलती है कि इन लोगों ने पार्लियामेंट में गैर पार्लिमानी हरकत की। जब से ये बिल ऐवान में पेश हुआ है, इसी दिन से अपोजिशन इस बिल को किसान मुखालिफ बिल बता रही है और इस बिल को किसानों के डेथ वारंट यानी कि मौत के फरमान से ताबीर कर रही है। और बिल के पेश होते ही हरियाणा, पंजाब के किसान सड़कों पर निकल पड़े, एहतजाज कर रहे हैं और पुलिस के लाठी डंडे खा रहे हैं। खुद हुकूमत की एक वजीर हरसिमरत कौर बादल, जिसका ताल्लुक़ बीजेपी के हलीफ पार्टी श्रोमणी अकाली दल से है, इसने बिल की मुखालिफत में वजारत से इस्तीफ़ा भी दे दिया। लेकिन वह हुकूमत
अपनी ताकत के घमंड में किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं, और अपोजिशन के एतराज़ात, किसानों के मज़ाहरे और एहतजाजात सबको नज़रअंदाज करते हुए बिल को पास करा लिया। अब देखिए क्या होता है राज्यसभा में। जिस वक्त ये बिल राज्यसभा से पास हुआ और अपोजिशन को नज़रअंदाज किया गया, फिर क्या था, अपोजिशन के अराकीन का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। तृणमूल कांग्रेस के मेंबर डेरेक ओब्रायन अपनी सीट से उठकर डिप्टी चेयरमैन की कुर्सी के सामने पहुंचकर रोल बुक को फाड़ दिया। इसी धक्का मुक्की में चेयरमैन के सामने का माइक भी उखड़ गया। इसी तरह आम आदमी पार्टी के मेंबर संजय सिंह टेबल पर खड़े होकर हंगामा करने लगे और इनके साथ तकरीबन 6 और अरकान पार्लियामेंट हंगामा करने लगे, जिसमें कांग्रेस के मेंबर भी शामिल थे। जिसके बिना पर आज जब सुबह राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो हुकूमत ने इन 8 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली की तजवीज़ पेश की, जिसे राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने मंजूर करते हुए इन मेंबरान पार्लियामेंट को 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया कि अब वो अगले 1 हफ्ते तक पार्लियामेंट की कार्रवाई में शिरकत ही नहीं कर सकते। नाज़रीन इकराम, इन तमाम वाक़यात का जायज़ा लेने के बाद यही बात समझ में आती है कि बहरहाल गलती दोनों तरफ से है। जहां हुकूमत की गलती यह है कि इसने पार्लिमानी रिवायत को तोड़ते हुए अपोजिशन के एतराज़ात को बिल्कुल नज़रअंदाज किया, सिर्फ इसलिए कि इसके पास अक्सरियत है। ये सरासर गैर पार्लिमानी और गैर जमहूरी अमल है और इस अमल को डिक्टेटरशिप, तानाशाही ही कहा जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा अफसोसनाक अमल हमारे मुअज़्ज़िज़ मेंबरान पार्लियामेंट का है कि पार्लियामेंट, जिसे जमहूरियत का मंदिर कहा जाता है, जहां कौम की गाढ़ी कमाई से आपको इसलिए भेजा जाता है कि आप वहां संजीदगी से देश के मसाइल को हल करेंगे, वहां आप लोगों की हरकत देखकर वो पार्लियामेंट कम, मछली का बाजार ज़्यादा नज़र आया। यहाँ ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त हुकूमत मस्त हाथी की तरह तमाम फैसले कर रही है। इसे ना तो देश की फिक्र है, ना देश की गरीब जनता की, और ना ही देश के असल हीरो यानी कि किसानों की। इसे तो सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति और अरबपति दोस्तों की फिक्र है और हुकूमत हर ऐसे काम में जल्दबाजी कर रही है जिससे इनके अरबपति दोस्तों को फ़ायदा पहुंचता हो। और अपोजिशन की माने तो इस बिल के ज़रिए भी हुकूमत अपने अरबपति दोस्तों को ही फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। नाज़रीन इकराम, अब हम बढ़ते हैं आज की दूसरी अहम खबर की जानिब। अंग्रेजी न्यूज़ पोर्टल नेशनल हेराल्ड की खबर के मुताबिक गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के मशहूर डॉक्टर कफील खान ने अपने ऊपर होने वाले तमाम मजालिम की दास्तान और यूपी के वज़ीर आला योगी के खिलाफ अपनी जारी जंग को अब अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंचा दिया है। जी हाँ नाज़रीन, डॉक्टर कफील खान जो इस वक्त अपने ख़ानदान के साथ राजस्थान के जयपुर में मुक़ीम हैं, इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक ख़त लिखा है जिसमें अहमियत के तौर पर कमीशन की इस जानिब खुसूसी तवज्जो दिलाई है कि हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर हुकूक इंसानी की बैनुल-अक़वामी मियारों की खिलाफ वर्जी हो रही है। इन्होंने अपने ख़त में लिखा है कि ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ हुकूमत नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और UAPA जैसा ख़तरनाक और काला कानून इस्तेमाल कर रही है, जो लोग हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर तनक़ीद करते हैं और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। हुकूमत ऐसे काले क़वानीन का इस्तेमाल करके इनकी आवाज़ों को दबाने का काम कर रही है। डॉक्टर कफील खान ने अपने इस ख़त में हुकूक इंसानी कमीशन का इस बात पर शुक्रिया भी अदा किया कि CAA NRC के खिलाफ पुरअमन तौर पर एहतजाज करने वाले कारकुनों की गिरफ्तारी पर कमीशन ने हुकूमत हिंद से अपील की थी कि वो गिरफ्तार किए गए कारकुनों के इंसानी हुकूक की हिफाजत करे और इनके साथ गलत रवैया ना अपनाए, लेकिन हुकूमत हिंद ने कमीशन की अपील पर कोई तवज्जो ही नहीं दी। नाज़रीन, गुज़िश्ता 3 सालों से जिस तरह योगी हुकूमत डॉक्टर कफील खान पर जुल्म कर रही है, इसको देखते हुए डॉक्टर कफील खान का यह कदम वाकई
सराहे जाने के काबिल है। इस मौके पर हम बस इतना ही कहेंगे कि डॉक्टर कफील खान साहब, आप हिम्मत व हौसले के साथ अपनी लड़ाई, अपनी जंग जारी रखें। पूरी मिल्लत इस्लामिया की दुआएं और हर इंसाफ पसंद हिंदुस्तानी आपके साथ खड़ा है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। नाज़रीन इकराम, अब आइए बात करते हैं आज की अहम खबर और कवर स्टोरी पर। इस खबर का ताल्लुक दिल्ली फसादात से है। यह खबर अंग्रेजी पोर्टल दी वायर की नामानिगार तारुशी असवानी ने लिखी है, जिसे दी वायर ने अपनी लीड स्टोरी बनाई है। इस खबर को सुनने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त किस तरह मुसलमानों को पूरे मुल्क में टारगेट किया जा रहा है और उन्हें जेलों में बंद करने की कितनी घिनौनी साजिश रची जा रही है। दरअसल ये स्टोरी एक ऐसे नौजवान की है जिसे दिल्ली फसादात के झूठे इल्जामात के तहत तकरीबन 5 महीने से जायद सलाखों के पीछे गुजारने पड़े। आप जानते हैं कि इस नौजवान पर क्या बीती और पुलिस ने इस नौजवान को जेल से रिहा करने की क्या शराइत रखी। चलिए मैं इसी नौजवान की ज़बानी इसकी कहानी सुनाती हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके खिलाफ किस तरह की साजिशें रची जा रही हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा। दी वायर की नामानिगार तारुशी असवानी लिखती हैं, इलियास ने अपनी आपबीती कुछ इस तरह सुनाई है कि पुलिस ने इनसे कहा कि 10 मुसलमानों के नाम बता दो तो मैं तुम्हें जेल से रिहा कर दूंगा। आगे सुनिए। 28 साल इलियास ने 5 महीने से ज़्यादा जेल में गुजारा है, लेकिन अब उन्हें जमानत दे दी गई है। 17 मार्च 2020 को उन्हें शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए मुस्लिम मुखालिफ फसादात के दौरान शिव विहार में राजधानी पब्लिक स्कूल को मुबैना तौर पर तबाह करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में जमानत मिलने के बाद उन्हें शिव विहार के DRP सेकेंडरी स्कूल की मिल्कियत को मुबैना तौर पर तबाह करने के लिए 14 मई को दोबारा गिरफ्तार किया गया था। दूसरे मामले में जमानत मिलने के बाद इलियास 3 सितंबर को घर लौट आए। इन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि मुसलमान होने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इन्होंने दी वायर को बताया, ये मांग रहे थे ना आज़ादी, ऐसे बात कर रहे थे थाने में मुझसे और बाकी मुसलमानों से। इलियास का कहना है कि उन्हें मुसलमान होने की वजह से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जब पहले मामले में इलियास को गिरफ्तार किया तब उन्हें दियालपुर पुलिस थाने ले जाया गया। उन्हें भीड़ के तशद्दुद का CCTV फुटेज दिखाया गया और इल्ज़ाम लगाया गया कि वो भी भीड़ का हिस्सा थे। जब इलियास ने इस जगह पर होने से इनकार किया तो पुलिस ने मुबैना तौर पर इनसे कहा कि अगर वो वीडियो में से 10 लोगों के नाम बता दें तो उन्हें फौरन रिहा कर दिया जाएगा। इलियास कहते हैं, जैसे ही मैंने कुछ हिंदू लोगों के नाम बताए तो पुलिस ने कहा मुसलमानों के नाम बताओ। काबिल जिक्र है कि इलियास के खिलाफ कोई सबूत नहीं होने के बावजूद उन्हें मंडोली जेल भेज दिया गया। इन्होंने कहा, मेरे मजहब को मेरा जुर्म बना दिया गया है। तारुशी असवानी की इस रिपोर्ट में आगे पूरी तफसील है कि किस तरह इलियास को और इसके घर वालों को परेशान किया गया और बार बार इलियास पर दबाव डाला गया कि तुम 10 मुसलमानों के नाम बता दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन जब अदालत में पुलिस इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश कर सकी तो मजबूरन अदालत को 5 महीने के बाद इलियास को रिहा करना पड़ा। अफसोस, इलियास के 5 माह जाया गए। नाज़रीन, जरा गौर करें, आखिर के क्या हो रहा है इस मुल्क में। इस मुल्क को किधर ले जाया जा रहा है। लॉकडाउन का फायदा उठाकर सिर्फ दिल्ली फसादात के इल्जाम में सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया और हम अब भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। चलते चलते नौजवान लीडर, जिसे अभी कुछ दिनों कबल दिल्ली पुलिस ने दिल्ली फसादात के पीछे झूठे इल्जामात में गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार होने से कबल
इनके बयान के कुछ जुमले मैं आपको सुना रही हूँ। शायद इससे भी आपको कुछ समझ आ जाए और आपका सोया हुआ ज़मीर जाग जाए। तो सुने, ये अल्फाज उमर खालिद के हैं। इन अल्फाज को सुने लेकिन सर पे लगे कानों से नहीं, बल्कि दिल के कानों से सुने और इनके दर्द को महसूस करने की कोशिश करें। वो हमको डरा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, उमर खालिद के अल्फाज वो हमको डरा रहे हैं, लेकिन वो साथ में आपको भी डरा रहे हैं। वो हमारी आवाज़ को बंद कर रहे हैं, हमको कैद कर रहे हैं जेलों के पीछे, लेकिन आपको भी झूठ के अंदर कैद करना चाहते हैं। आपको डराकर चुप कराना चाहते हैं। बस अपील करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। डरिए मत, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कीजिए। जिन लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, इन लोगों की रिहाई की मांग कीजिए। हर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए।